गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम देखेंगे हमारा हिंदी का तीसरा पार्ट श्रम साधना, जो कृष्णदास जाजू जी का है। उनका सबसे पहले हम पाठ परिचय देखेंगे। उनका जन्म 1882 अकासार राजस्थान में हुआ। 82 में अकासार राजस्थान में हुआ। उनकी जो मृत्यु है 1995 जयपुर राजस्थान में हुई। अभी पाठ परिचय कृष्णदास जी का परिचय। श्री कृष्णदास जी 1920 में महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए और देश सेवा के कार्य में जुट गए। आपको लोग सम्मान स्वरूप तपोधन कहते हैं और उनको लोग मतलब सम्मान के साथ तपोधन कहते हैं। उनकी जो प्रमुख कृतियाँ है मतलब जो उन्होंने लिखी गई जो रचनाएं हैं वो है स्वराज्य प्राप्ति में सुधारक मीराबाई, जीवन का तात्विक अधिष्ठान आदि। इसके अतिरिक्त उनके पुस्तकों के संपादन में आपका सराहनीय योगदान रहा है। उन्होंने मतलब जो पुस्तकें हैं उनके इसमें उनका जो मतलब सराहनीय योगदान उनका रहा है। और हमारे गद्य संबंधी बताया जाए तो यह पाठ एक वैचारिक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने मानवीय जीवन, संपत्ति के स्वामित्व, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं, शारीरिक एवं बौद्धिक श्रम के आदि के विशद विवेचन किया है। उन्होंने जो मनुष्य की ज़रूरत होती है जिसको हम शारीरिक बौद्धिक मतलब तरीके से मतलब जो उनका विवेचन उन्होंने इस गद्य में इस निबंध में हमको बताया है। लेखक ने यह श्रम की प्रतिष्ठा स्थापित करते हुए आर्थिक सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया गया है। मतलब जो लेखक है उसके मतलब जो सामाजिक समानता है उस पर ऊपर उन्होंने विशेष बल दिया है। मतलब जो समाज में हो रहे हैं दो घटकों मतलब जिसको हम क्या कहते हैं सामाजिक असमानता, तो उसके ऊपर उन्होंने समानता के ऊपर उन्होंने बल दिया है। तो हम देखेंगे हमारा यह गद्य जिसे श्रम साफल्य मतलब जो श्रम साफल्य है जिसका नाम वो हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं। गुलामी की प्रथा संसार भर में हजारों वर्षों तक चलती रही है। गुलामी मतलब क्या? दास्ता, पराधीनता जो हजारों सालों से यहाँ पे चलती आ रही है। उस लंबे अरसे में विद्वान तत्ववेत्ता और साधु संतों के रहते हुए वही चलती रही है। तत्ववेत्ता मतलब जो तत्वज्ञानी व्यक्ति है और जो साधु संत है उनके रहते हुए भी यह गुलामी की प्रथा मतलब चलती आ रही है। यह मनुष्य का विवेक जागृत हुआ है। जो मनुष्य है उसके जो विवेक गुण है वो जागृत हुए हैं। आप अपने जैसे हाड़ मांस और दुख की भावना रखने वालों को दूसरा बलवान मनुष्य में जकड़ रखे हैं। और क्या यह बात न्यायोचित है? न्यायोचित मतलब क्या? न्याय देने वाली उचित बात। न्यायोचित मतलब न्याय देना या फिर न्याय करना। क्या यह बात उचित है? मतलब जो मनुष्य है वो क्या करता है बलवान मनुष्य को एक जकड़ लेता है। क्या यह बात उचित है? इसको हल करने के लिए मतलब इसको सुलझाने के लिए आपसे यह युद्ध भी हुए और आपस में यह युद्ध भी हुए। यह सुलझाने के लिए यह बात अंत में गुलामी की प्रथा मिट कर रही। अंत में जो गुलामी है उसकी प्रथा मिट कर रही। देखो अभी कुछ पैमाने पे गुलामी है परंतु इतनी नहीं जैसे पहले होती थी। और इसी प्रकार राजाओं की संस्था की बात है। बिल्कुल उसी तरह राजाओं की जो संस्था है उसकी बात है। जगत भर में हजारों वर्ष तक व्यक्ति का बादशाहों का राज्य चला, पर अंत में क्या किसी का व्यक्ति को हजारों आदमी की एक हुकूमत में रखने का अधिकार है? मतलब जो हजारों आदमी है मतलब एक आदमी उसको उसकी हुकूमत में रहने का अधिकार है। ये कितना सही है? यह प्रश्न खड़ा हुआ और यह प्रश्न मतलब जैसे जैसे दिन बीतते गए यह प्रश्न खड़ा होते चला गया कि एक आदमी राज्य करे और उसकी हुकूमत पे मतलब सारी प्रजा या फिर सारी जनता हुकूमत मतलब एक आदमी के हुकूमत पर चले। यह प्रश्न मतलब आगे खड़े होने लगे। उसके हल करने के लिए अनेक घनघोर युद्ध हुए और सदियों तक कहीं न कहीं झगड़ा चलता रहा। असंख्य लोग यातनाएं सहन करनी पड़ी और यह युद्ध इस सवाल पर यह मतलब युद्ध चलता रहा और असंख्य जो जनता है
उसके मतलब असंख्य जनता को उससे पीड़ा हुई, यातनाएं मतलब क्या, पीड़ा सहन करनी पड़ी, और अंत में राज प्रथा मिटकर रही और राजसत्ता प्रथा का हाथ आई। मतलब अंत में यह सब जो ये प्रथा है वो मिट गई, मतलब पूरी तरह खत्म हो गई, और जो राजसत्ता प्रथा है वो आई। जैसे अब राजसत्ता प्रथा चालू है, हजारों वर्ष तक चलती हुई मान्यता छोड़ देना पड़ी। ऐसी ही कुछ बातें संपत्ति के स्वामित्व के बारे में है। संपत्ति के स्वामित्व मतलब क्या, मालिकाना। ऐसी ही कुछ बातें जो मालिकाना मतलब जो एक मालिक रहता है और जो संपत्ति का जो मतलब अधिकारी होता है, जिसे मालिक कहते हैं। तो संपत्ति के स्वामित्व के और उसके अधिकार की बात जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि संपत्ति किसे कहते हैं, मतलब संपत्ति किसे कहते हैं और वह बनती है, मतलब वह कैसे बनती है। मतलब उन्होंने प्रश्न पूछा है कि संपत्ति किसे कहते हैं और वो कैसे बनती है। आमतौर पर माना जाता है कि रुपया, नोट, सोना चांदी का सिक्का यह संपत्ति है। मतलब हम अगर माने तो मतलब माना जाता है कि रुपया, संपत्ति या फिर सोना चांदी ये क्या है, संपत्ति है। लेकिन यह ख्याल गलत है, क्योंकि यह संपत्ति के मापतोल के साधन मात्र है। यह ख्याल कैसा है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये क्या है, संपत्ति के मापतोल के समान है। संपत्ति तो वह चीज़ है जो हो सकती है जो किसी न किसी रूप में मनुष्य को उपयोग में आती है। संपत्ति तो यह चीज़ है, ये तो जो संपत्ति है, जो सोना है, वो क्या है, मापतोल करने वाली बात है। और संपत्ति तो वो है जो किसी न किसी दिन मनुष्य के काम आती है, उपयोग में आती है। उनसे ही कुछ ऐसी जिनसे बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, और कुछ संपत्ति ऐसी है कि जिसके बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता है, उसे हम संपत्ति मान सकते हैं। जैसे देखो, कुछ सुख सुविधाएं आराम के लिए होती है। मतलब सारे लोगों की जो सुख सुविधा है वो कैसे होती है, उनके मतलब बुद्धि के ऊपर या फिर उसके मतलब काम करने के ढंग के ऊपर वो मतलब उसके ऊपर वो रहती है। जैसे अन्न, वस्त्र, निवारा और मकान मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है। मतलब जो अन्न, वस्त्र, निवारा है, ये क्या है, मनुष्य की प्राथमिक जो है आवश्यकता है, जिसे हम अन्न, वस्त्र, मकान कहते हैं, जिसके बिना मनुष्य गुजर बसर नहीं हो सकता। बराबर। जैसे अगर अन्न खाने के लिए अन्न न हो तो हम मतलब जीवित नहीं रह सकते, मकान न हो तो हम वहाँ पे रह नहीं सकते, और वस्त्र भी हमारी एक प्राथमिक जो है वो मतलब जो हमारी जिसे हम बोलते हैं आवश्यकता है, उसकी गुजर बसर नहीं हो सकती। मतलब उससे हम समझौता नहीं कर सकते। यह मनुष्य के पास होना क्या है, अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसे प्राथमिक आवश्यकता हम कहते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ें जिसके बिना मनुष्य रह सकता है, मतलब सिर्फ 3 चीज़ें छोड़ी जाए तो उसके बिना मनुष्य रह सकता है। जैसे प्रश्न उठता है कि संपत्ति रूपी यह सब चीज़ें बनती कैसे है। मतलब प्रश्न उठता है कि संपत्ति रूपे यह सब चीज़ें कैसे बनती है। तो सृष्टि में जो नानाविध द्रव्य तथा प्राकृतिक साधन है, उनको लेकर मनुष्य शरीर श्रम करता है, तब यह काम की चीज़ बनती है। मतलब जो मनुष्य है वो क्या करता है, शरीर श्रम करता है, तब वो क्या बनती है, काम की चीज़ बनती है, तब यह काम की चीज़ बनती है। अंत संपत्ति के मुख्य साधन 2 है। मतलब जो संपत्ति है उसके जो है मुख्य जो साधन है वो 2 प्रकार के हैं। जैसे सृष्टि के द्रव और मनुष्य का शरीर। मतलब सृष्टि के जो द्रव्य होते हैं और जो मनुष्य का शरीर होता है, शरीर श्रम मतलब जो मनुष्य श्रम करता है वो यंत्र से कुछ चीज़ बनती दिखती है, पर वे यंत्र भी शरीर श्रम से ही बनते हैं। बराबर। जैसे मतलब अभी क्या हो गया है, यंत्र का मतलब निर्माण होने लगा है, इसीलिए मनुष्य वहाँ पे कम लगने लगे, यंत्र का वहाँ पे यूज़ करने लगे। परंतु ये यंत्र किससे बनते हैं, मनुष्य के श्रम से ही बनते हैं, और उनका चलाने को भी और मनुष्य को क्या करना पड़ता है, यह यंत्र चलाने पड़ते हैं। क्योंकि सिर्फ यंत्र रखे जाए तो वो यंत्र अपने आप काम करते हैं क्या, नहीं, तो उसको चलाने के लिए मनुष्य की आवश्यकता होती है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शरीर श्रम की आवश्यकता होती है। वो फिर प्रत्यक्ष हो या फिर अप्रत्यक्ष हो, मनुष्य को शरीर श्रम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। केवल बौद्धिक श्रम को कोई चीज़ नहीं बन सकती। केवल सिर्फ बौद्धिक मतलब जो हमारे बुद्धि का वापर करते हैं, सिर्फ उससे क्या कोई चीज़ नहीं बन सकती है। शरीर श्रम संपत्ति का निर्माण नहीं हो सकता। जो शरीर है वो श्रम करते, जो संपत्ति का निर्माण नहीं कर सकते। बिल्कुल। संपत्ति के स्वामित्व में शरीर श्रम करने वालों का स्थान क्या है। मतलब जो शरीर के संपत्ति के स्वामित्व है उनमें शरीर श्रम का
स्थान क्या है, मतलब जो लोग कष्ट करते हैं उनका स्थान क्या है, क्योंकि कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब शरीर कष्ट करते हैं फिर भी उनको जो पूरा मतलब उनका जो है वो बदला वो उनको नहीं मिलता। जो प्रत्यक्ष शरीर श्रम के काम करते हैं उन्हें गरीबी या कष्ट में ही अपना जीवन बिताना पड़ता है। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो क्या करते हैं, मतलब जो शारीरिक श्रम है वो क्या करते हैं, दिन भर करते रहते हैं, परंतु फिर भी उनको उनका जो मतलब जो जीवन है, मतलब जो घरगुती या फिर गरीब उनका जो प्रत्यक्ष उनका जो जीवन है खुद का, वो क्या करना पड़ता है, उनको कष्ट में बिताना पड़ता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं। कितना पड़ता है और उनकी द्वारा उत्पत्ति संपत्ति दूसरों से ही हाथों में इकट्ठी होती रहती है। और जो गरीब है वो उनको क्या करना पड़ता है, वो खुद श्रम करते हैं, और जो उनकी संपत्ति है मतलब वो श्रम करते हैं, और जो उनकी संपत्ति है तो वो क्या करते हैं, जो न श्रम करने वाला है वो व्यक्ति वो उसका जो मुआवजा है वो पूरी तरह मिलते हैं। जैसे गरीब को क्या करना पड़ता है, सारा श्रम उसमें करना पड़ता है, और उसका मुआवजा कौन लेता है, जो उसका मालिक है वो लेता है, क्योंकि वो क्या करता है, कम श्रम करता है, फिर भी उसके हाथों के नीचे वो काम करने की वजह से वो क्या करता है, उसका मुआवजा ले लेता है। व्यापारियों का श्रमजीवियों की बनाई हुई चीज़ें व्यापारियों या दूसरों के हाथों में जाकर उन्हें लेन देन में कुछ लोग मालदार बन जाते हैं। व्यापारी श्रमजीवी मतलब क्या, शारीरिक मेहनत द्वारा जीवन निर्वाह करने वाला। श्रमजीवी मतलब शारीरिक मेहनत से जीवन बिताने वाला। जैसे वो क्या करता है, मतलब व्यापारी मतलब जो श्रमजीवी है वो क्या करता है, श्रम करता है और उसका मुआवजा व्यापारी लेते हैं। जैसे दूसरों के हाथों में जाकर लेन देन में कुछ मालदार बन जाते हैं। श्रमजीवी मतलब जो श्रम करते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो श्रम है वो व्यापारियों को बेच देते हैं, और व्यापारी क्या करते हैं, वह दुगना बनाकर उसे बेच देते हैं। मतलब वो मालदार कौन बनता है, फिर व्यापारी बनते हैं। वर्ष भर मेहनत कर किसान अन्न पैदा करता है। वर्ष भर मेहनत कर किसान क्या करता है, अन्न पैदा करता है, मतलब अन्न उसके खेत में उगाता है, वो उस पर मेहनत करता है, लेकिन बहुत दफ़ा उसकी खुद की आवश्यकता भी पूरी नहीं होती, और वह मतलब पूरी साल वो मेहनत कर क्या करता है, वह जो अनाज है वो बेच देता है, और व्यापारी क्या करते हैं, उसके दुगनी कीमत में वो बेच देते हैं। तो उसकी जो किसान है उसकी मतलब जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो सकती उसके मतलब जो वो बेचता है उसके ऊपर, और व्यापारियों के पास जाकर उसका धनवान बनाता है। और जो व्यापारी है वो क्या करते हैं, सिर्फ किसान से खरीदते हैं, और व्यापारी क्या करते हैं, उसको बेचते हैं। तो वो क्या करते हैं, व्यापारी वो धनवान हो जाते हैं। संपत्ति बनाते मजदूर और धन इकट्ठा होता है पास, जो केवल व्यवस्था करते हैं, मजदूर नहीं करते। जो व्यवस्था जो संपत्ति बनाने वाले करते, मतलब मजदूर करते हैं, वो दूसरा कोई नहीं करता। जीवन निर्वाह या धन कमाने के लिए व्यवसाय चल रहे हैं। इसके मोटे तौर पर 2 वर्ग किए जाते हैं। मतलब जो जीवन मतलब चलाने के लिए उसके 2 वर्ग है। जैसे देखो कुछ व्यवसाय में जिनमें शरीर श्रम आवश्यकता है, और कुछ बुद्धि में जिसमें बुद्धि का वापर किया जाता है। मतलब 2 वर्ग किए हैं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, और जो दूसरा वर्ग है वो क्या करता है, जो अपनी बुद्धि है उसका वापर करता है। जैसे बल पर चलाए जाते हैं। पहले प्रकार के व्यवसाय में हम श्रमजीवियों के व्यवसाय कहे, और दूसरे को बुद्धिजीवियों का। पहले जो है इसको हम क्या करें, श्रमजीवियों का, और दूसरा जो है उसे बुद्धिजीवियों का। जैसे राजकाज चलाने वाले मंत्री आदि, राज कर्मचारी, ऊंचे पद, नीचे क्लर्क तक, न्यायाधीश, वकील, डॉक्टर, अध्यापक, व्यापारी आदि ऐसे अपना भरण पोषण बौद्धिक काम से करते हैं। जो व्यापारी या फिर जो ये सारे जो है अध्यापक, व्यापारी, डॉक्टर वगैरह ये सब क्या करते हैं, वकील ये सब क्या करते हैं, अपना जो काम है वो बुद्धि से, मतलब जो उनकी बुद्धि है उससे करते हैं। परंतु जो श्रमजीवी है, मतलब दूसरा प्रकार जो है श्रमजीवियों का, वो दोनों के प्रकार लोगों की ज़रूरत होती है। जैसे सामाजिक दृष्टि से दोनों के व्यवसाय मूल्य होते हैं। जैसे देखो जो श्रमजीवी है वो क्या कौन से उसमें आते हैं, जैसे किसान, मजदूर, बढ़ई, राज, लुहार आदि, ये सारे क्या करते हैं, शारीरिक कष्ट करते हैं। परंतु शारीरिक कष्ट और बौद्धिक कष्ट ये दोनों भी क्या है, मतलब ये हमारी आवश्यकता है, दोनों भी एक समान है हमारी आवश्यकता।
तो फर्क इतना है कि व्यवसाय लोगों की ज़रूरत है, सामाजिक दृष्टि से इन दोनों में व्यवसायों के मूल्य में बहुत फर्क है, परंतु सामाजिक जो हमारा समाज है इससे दोनों के मूल्य में, मतलब जो दोनों की कीमत है इसमें बहुत फर्क है। तो बुद्धिजीवियों का जीवन श्रमजीवियों पर आधारित है। जो बुद्धिजीवी है मतलब जो डॉक्टर वगैरह, क्लार्क, अध्यापक, इनका जो जीवन है जो श्रम करने वाले हैं उनके ऊपर आधारित है। ऐसा हुए दुर्भाग्य यह श्रमजीवियों की मजदूरी एवं आमदनी कम है, और ऐसे होते हुए भी जो श्रमजीवी है जो कष्ट करते हैं उनकी जो आमदनी है मतलब जो उनका पैसा है, उनको जो पगार मिलता है वो क्या है, बुद्धिजीवियों से क्या है, मतलब जो बुद्धिजीवी है मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनसे क्या है, कम है। और जो श्रमजीवी है मतलब जो श्रम करने वाला व्यक्ति है उसका जो मतलब वेतन है उससे कम है और बुद्धिजीवी का ज़्यादा है। ऐसा क्यों? ऐसा वो प्रश्न पूछते हैं। उनकी प्रतिष्ठा नहीं और उनको अपना जीवन प्राय कष्ट में बिताना पड़ता है, और उनकी जो प्रतिष्ठा होती है, उनका जो मान सम्मान होता है वो बुद्धिजीवी से कम होता है, और उनका जो जीवन है वो उनको क्या करना पड़ता है, कष्ट में मतलब काम करके उनको दिन भर उनको बिताना पड़ता है। व्यापारियों और उद्योगपतियों के अर्थशास्त्र ने एक नियम बताया है कि खरीदी सस्ती हो तो बिक्री महंगी से महंगी। मतलब जो व्यापारी है, जो हमारा व्यापारी वर्ग है, उन्होंने उनका जो एक अर्थशास्त्र का जो नियम है वो बताया है कि मतलब खरीदारी जो करते हैं मतलब जिससे वो खरीदते हो तो क्या करते हैं, सस्ता से सस्ता लेते हैं, और बिकते समय क्या करते हैं, महंगा से महंगा बिकते हैं। इसीलिए व्यापारी वर्ग क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लेता है। मुनाफे की कोई मर्यादा नहीं है, मतलब उनका जो फ़ायदा है उसकी कोई मर्यादा नहीं है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा वहाँ पे मिलता चला जाता है। जो कारखान मजदूरों के शरीर श्रम के बिना चल रहा नहीं सकता, उसके मजदूरों को 1500 मासिक से अधिक भले न मिले, व्यवसाय की पूंजी लगाने वाले हजारों लाखों का मिलना गलत नहीं माना जाता। मतलब जो लोग कम से कम मिलते पैसे उनकी ज़्यादा मानी जाती है, और जो हजारों लाखों कमाते हैं उनको इसका ये मुनाफा कम ज़्यादा क्यों नहीं माना जाता। वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाते हैं, उनके यहाँ पे लाखों पैसे मिलते हैं, वो कम क्यों नहीं माने जाते। मनुष्य समाज में रहने से अर्थात समाज की कृपा से व्यवहार चलाने के लायक बनता है। मनुष्य समाज से ही क्या बनता है, व्यवहार चलाने के लायक बनता है। बालक प्राथमिक शाला से लेकर देश विदेश के ऊंचे ऊंचे महाविद्यालयों में सीखकर जो योग्यता प्राप्त करते हैं वो शिक्षालय तो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, जिनका खर्च आम जनता के टैक्स में पूरे वसूल किए जाते हैं। पैसे से चलता है। जो विद्यालय में जाते हैं, जो प्राथमिक स्तर पर या फिर जो बड़े महाविद्यालय में जाते हैं, उनका जो अध्यापक है उनके पगार किससे होते हैं, तो सरकार के मतलब खाते से होते हैं, जो क्या करते हैं उससे टैक्स के स्वरूप में अध्यापकों के क्या करते हैं, वसूल कर लेते हैं। दानी लोगों की कृपा से जो कुछ पढ़ने की फीस दी जाती है वह तो खर्च हिसाब से नगण्य है। और जो दानी लोग हैं मतलब जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, दान करते जाते हैं, तो उनकी फीस से वो क्या होते हैं, मतलब नगण्य होते हैं, मतलब बहुत कम ऐसे होते हैं। उसका समाज का अधिक कृतज्ञ रहना चाहिए। उसको समाज का क्या होना चाहिए, अधिक कृतज्ञता, मतलब उसके ऊपर उपकार होना चाहिए। जैसे पैसों के बल पर वह विद्या पढ़कर योग्यता प्राप्त कर सका, मतलब जैसे पैसों के बल पर वो क्या कर सका, विद्या प्राप्त कर सका। जैसे इस सारी शिक्षा में जो कुछ ज्ञान मिलता है वह हजारों वर्षों तक उनके तपस्या और मेहनत करने को कन कन संग्रहित कर रखा है। और जो उनसे ज्ञान मिलता है वो जो तपस्वी लोग हैं उसका जो मतलब हिस्ट्री में या फिर इतिहास में जो तपस्वी लोग थे तो उन्होंने क्या किया है, कन कन संग्रहित कर कन कन मतलब संभाल कर उन्होंने क्या किया है, हमारे तक वह पहुँचाया है। उसी के बल पर मिलता है, और वो हमको ज्ञान जो है उसी के बल पर ही मिलता है। व्यापारियों और उद्योगपतियों भी व्यापार की कला विद्यालय से, अपने साथियों से एवं समाज से प्राप्त करते हैं। और जो व्यापारी वर्ग है वो भी जो उनकी जो कला है वो कहाँ से, विद्यालय मतलब स्कूल से, और जो उनके मित्र हैं उनसे प्राप्त करते हैं। जब अपनी योग्यता प्राप्त करने में हमारा खुद का हिस्सा अल्पम है और समाज की कृपा का वंश अत्यधिक, तो हमें योग्यता प्राप्त हुई। अल्पम मतलब छोटा सा, अल्पतम मतलब छोटा सा। जब अपनी योग्यता प्राप्त करने का हमारा खुद का हिस्सा छोटा सा है तो समाज की कृपा से अंश में अत्यधिक, तो
हमें योग्यता प्राप्त हुई उसका उपयोग समाज को अधिक से अधिक देना और अपने समाज से कम लेना। मतलब हम क्या करते हैं, समाज के ऊपर से क्या करते हैं, सारी कलाएं सीखते हैं, परंतु हम बड़े होने के बाद समाज को क्या करते हैं, कम से कम देते चले जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लेते चले जाते हैं। यही न्याय तथा हमारा कर्तव्य माना जा सकता है। और यही अगर हम समाज को ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयत्न करेंगे तो यही हमारा न्याय है और यही हमारा कर्तव्य माना जा सकता है। चल रहा है कुछ उल्टा ही, परंतु ये क्या हो रहा है, उल्टा चल रहा है कि क्या हो रहा है, व्यक्ति समाज को क्या कर रहा है, कम से कम दे रहा है और समाज से अधिक लेने का प्रयत्न कर रहा है। और कुछ देना पड़े तो रंज दुख होता है। रंज मतलब क्या, दुख। और अगर व्यक्ति को कुछ समाज को देना पड़ा तो व्यक्ति को क्या होता है, उसका दुख होता है कि वो क्या करता है, समाज से ज़्यादा लेने का प्रयत्न करता है, परंतु देने का कुछ नहीं। अगर उसको कुछ देना ही पड़ा तो वो उसको क्या होता है, उसका रज होता है, मतलब उसको दुख होता है। यह गंभीर बुनियादी सवाल है कि क्या बुद्धि का उपयोग विषम व्यवस्था को रख कर पैसे कमाने के लिए करना उचित है। बुनियादी मतलब क्या, आरंभिक। बुनियादी मतलब आरंभिक, मतलब यह आरंभिक सवाल है कि बुद्धि का उपयोग विषम व्यवस्था में कायम पैसे कमाने के लिए करना उचित है। मतलब लोग क्या करते हैं, उसकी बुद्धि का उपयोग सिर्फ वो अपने पैसों के लिए, मतलब अपने पेट भरने के लिए, पैसे कमाने के लिए करता है, समाज के लिए उसका कुछ भी उपयोग नहीं करता। क्या ये बात उचित है? यह तो साफ दिखता है कि आर्थिक विषमता का एक मुख्य कारण बुद्धि का ऐसा उपयोग ही है। जो हमारे देश में आर्थिक विषमता है, मतलब जो पैसों की कमतरता है, वो इसी से ही दिखती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपना पेट पालते हैं, पैसे से ज़्यादा कमा कर खुद को पालते हैं और मतलब समाज का बिल्कुल विचार नहीं करते। यही समाज के आर्थिक व्यवस्था का मतलब बुरा होने का कारण है। शोषण भी प्राय उसी का होता है। शोषण मतलब क्या, उसका जो समाज के ऊपर जो मतलब किया गया शोषण जो होता है वो बिल्कुल उसी का ही होता है, जो समाज के प्रति आर्थिक सामाजिक विषमता चल रही है, जिससे शोषण अशांति है, मतलब जो काम करता है उसी का ही शोषण होता है। और सामाजिक विषमता चल रही है, शोषण अशांति है, उसे मिटाने के लिए जगत में अनेक योजनाएं अब सामने आई हैं। योजनाएं मतलब जो नई सुविधा है, वो योजनाएं हैं, वो सामने आ रही है। इसमें कुछ अमल भी हो रहा है और उसमें कुछ उसके जो अमल मतलब जो उसको जिसे हम मतलब चल रहा है, मतलब जो नया जिसमें अमल होना मतलब चलना, जो चल भी रहा है हिंसा द्वारा, यह जटिल प्रश्न है। जटिल मतलब क्या, जुड़ा हुआ प्रश्न है। और करना गांधी जी ने यह आशय सूत्र बताया है कि पेट भरने के लिए हाथ पैर और ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान के लिए बुद्धि, ऐसी व्यवस्था हो कि हर एक को 4 घंटे शरीर श्रम करना पड़े और हर एक को बुद्धि का काम। गांधी जी का यह मंत्र है कि हर एक को क्या करना पड़े, बुद्धि का कार्य 4 घंटे और 4 घंटे श्रम और 4 घंटों का शारीरिक श्रम, इतना मिल जाए तो निर्वाह चल सके। और इतना सब आदमी को मिल जाए तो जो हम उनका जो घर का निर्वाह है वो क्या हो जाएगा, चल सकेगा। अभी में यह चल रहा है कि बहुत लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं और थोड़े बौद्धिक श्रम से। और कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो जीविका है मतलब जो उनका घर है वो किसी शरीर श्रम से करते हैं और कुछ बौद्धिक रूप से करते हैं। जिसके पास संपत्ति अधिक है वो आराम में रहते हैं और जिनके पास में संपत्ति अधिक है वो क्या करते हैं, आराम में रहते हैं, कुछ भी श्रम करने की उनको ज़रूरत नहीं होती है। अनेक लोग श्रम करने की आदत भी नहीं होती है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको श्रम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं होती है। इस दशा में उक्त नियम का अमल होना दूर भी बात भी है और उस पे अमल होना इस पे दूर की बात भी है। उसके पीछे जो तथ्य है वह हमें स्वीकार करना चाहिए और उसके पीछे जो तथ्य है हम वो क्या करना चाहिए, हमको स्वीकार करना चाहिए। भले ही हमारी दुर्बलता के कारण हम उसे ठीक तरह से निभा सके, क्योंकि आजीविका की साधन सामग्री किसी न किसी के श्रम बिना हो सकती है। इसीलिए बिना शारीरिक श्रम उसकी सामग्री का उपयोग करने का नियोजित अधिकार हमें नहीं मिल सकता। मतलब उसके जो शारीरिक श्रम के करने का जो अधिकार है वो हमको नहीं मिल सकता। अगर पैसे के बल पर हम सामग्री खरीदते हैं तो
पैसे की जड़ भी अंत में श्रम है। अगर पैसे के बल पर हम सामग्री खरीदते हैं तो पैसे की जड़ भी क्या है, अंत है। जैसे धनिक लोग अपनी ज़्यादा संपत्ति का उपयोग समाज के हित में करते हैं। जो धनिक लोग हैं वो क्या करते हैं, समाज के लिए उसके संपत्ति का उपयोग करते हैं। और संपत्ति दान, ज्ञान और भूदान यज्ञ का आशय क्या है, अपने पास आवश्यकता से जो कुछ अधिक है उस पर हम अपना अधिकार समझकर अपना उपयोग दूसरे के लिए करें। अगर हमारे पास कुछ धन है तो हम क्या करना चाहिए, उसका उपयोग सबके लिए होना चाहिए। इससे हम क्या करना चाहिए, सबके लिए उसका उपयोग करना चाहिए। यह सभी के बस की बहस चलती है। धनिकों का दान सामाजिक उपयोग के बड़े बड़े कार्य में होते हैं। अस्पताल, विद्यालय आदि। अगर व्यक्तियों के पास संपत्ति इकट्ठी न हो तो समाज को ये लाभ कैसे मिलेगा। अगर व्यक्तियों के पास मतलब ये सारे बड़े बड़े कार्य करते समय अगर उसको पैसे मिल जाए तो उन्होंने क्या करना चाहिए, अस्पताल, विद्यालय में उनकी जो मदद है वो करनी चाहिए। अगर ये मदद करे तो उसको क्या होगा, समाज को उसका फायदा होगा। वास्तव में जब संपत्ति थोड़े से हाथों में बंधी न रहकर समाज में फैली रहेगी तो सहकार पद्धति से बड़े पैमाने में ऐसा काम आसानी से चलने लगेगा और उसका लाभ लेने वाले याचक भी दिन की तरह नहीं सम्मानपूर्वक लाभ उठाएंगे। और जो याचक है मतलब अगर सभी ने ऐसा किया, सब जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने सभी ने ऐसे दूसरों को मदद की, समाज को मदद की, तो सारे लोग उसका क्या करेंगे, मतलब आदर करेंगे, सम्मानपूर्वक उसका लाभ उठाएंगे। अर्थशास्त्री कहते हैं कि उत्पादन की प्रेरणा के लिए व्यक्ति को स्वार्थ के लिए अवसर देने के होगा, वरना देने को उत्पादन और संपत्ति नहीं बढ़ सकेगी। और मतलब हर एक व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, अवसर देना पड़ेगा, मौका देना पड़ेगा, तभी लोगों की क्या होगी, संपत्ति बढ़ेगी, बचत भी नहीं होगी। अनुभव बताते हैं कि पूंजी गरीबी का या बेकारी की समस्या हल नहीं कर सकती। जो पूंजी है मतलब वो गरीबी का हल नहीं कर सकती। अगर थोड़ी सी पूंजी मिल जाए, अच्छे मतलब जो पैसे वाले लोग होते हैं तो उनकी जो पूंजी वो क्या हो सकती है, मतलब उनका जो गरीबी का है वो हल नहीं कर सकती। नैतिक दृष्टि से स्वार्थ वृत्ति का शोषण करना योग्य नहीं। और नैतिक दृष्टि मतलब अच्छी दृष्टि से जो स्वार्थ लोग हैं उनका शोषण करना क्या है, योग्य नहीं है। और जिसके फलस्वरूप थोड़े लोग उसका लाभ उठा सकते हैं, बहुसंख्यों को तो हानि पहुंचती है। और कुछ लोग जो है गरीब वो उसका क्या करते हैं, लाभ उठाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या होती है, उसका नुकसान होता है। मनोवाची सहयोग की जगह जंगल का कानून मत्स्य न्याय चलता है। और मनोवाचिक मतलब जो जंगल का मत्स्य न्याय मतलब जो खराब न्याय है वो चलता है। उसके वजह से आशा रखी जा सकती है समाज तो परोपकार वृत्ति के बल पर उठ सकता है। संपत्ति बढ़ाने के लिए स्वार्थ का अधिकार दोषपूर्ण है। मतलब जो मनोवृत्ति है वो क्या बल पर आधार पर उठ सकता है। जो संपत्ति बढ़ाने के लिए स्वार्थ का आधार क्या है, मतलब संपत्ति अगर हम सिर्फ बढ़ती जा रही है तो वो क्या है, हमारा मतलब बढ़ाने के लिए खूब बढ़ गई तो वो क्या है, हमारी स्वार्थी वृत्ति उससे झलकती है। इस संबंध में कुछ भाई अमेरिका उदाहरण पेश करते हैं। कहते हैं कि जिसके पास संपत्ति इकट्ठी हुई उन पर कर लगाकर कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। कर मतलब क्या, टैक्स जिसे बोलते हैं हम। उसके वजह से उन्होंने क्या किया, अमेरिका में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। उसी आधार पर भारत को कल्याणकारी वेलफेयर राज्य बनाने की बात चली और उसी के आधार पर भारत को वेलफेयर मतलब कल्याणकारी राज्य बनाने का अधिकार दिया। तरफ दुर्बलों को राज्य सत्ता द्वारा मदद मिली तथा जो दुर्बल व्यक्ति है उनको राज्य सत्ता जो है उसको मदद मिली। अर्थात बड़े पैमाने पर कर वसूल करने उसमें गरीबों को सहारा दिया। और जो टैक्स है मतलब जो पैसे वाले लोग से उनको उनसे तरफ से टैक्स लेना और जो गरीब लोग हैं उनको क्या करना, उसकी मदद करना। ये उन्होंने क्या किया, ये कर उन्होंने क्या किया, गरीबों को सहारा दिया। भारत जैसे देश में क्या इस बात का बन पाना संभव है, मतलब जो हमारा देश है तो उस पर यह बात मतलब बन पाना क्या है, संभव है। प्राथमिक आवश्यकताओं के बारे में मनुष्य अपने पैरों पर खड़े रहने लायक हुए बिना स्वतंत्र नहीं रह सकता। और प्राथमिक जो आवश्यकता है उसके बिना वो जो मनुष्य है वो क्या हो सकता है, उसके लायक जो प्राथमिक आवश्यकता पूरी नहीं हुई तो वो लायक नहीं बन सकता। किसी न किसी प्रकार पराधीन करना होगा, किसी न किसी प्रकार उसको क्या करना पड़ेगा, वो मतलब उसका जो है उसका सामना करना पड़ेगा। हमारी सामाजिक विचारधारा में एक बड़ा भारी दोष है, हम शारीरिक श्रम करना चाहते हैं वरनहीन
दृष्टि से देखते हैं कि जिनको शारीरिक श्रम करना पड़ता है उन्हें समाज के हीन दर्जे का मानते हैं। और हम देखते हैं जो शारीरिक श्रम करते हैं, शारीरिक कष्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, उनको क्या मानते हैं, हीन मानते हैं, खराब मानते हैं। अमीर या गरीब कोई श्रम करना चाहता है तो धनिक उसे पैसे के बल पे नौकर द्वारा अपना काम करते हैं। और अमीर और गरीब अगर वही श्रम करना चाहे तो अमीर क्या करते हैं, पैसे देकर गरीबों से वही श्रम कर लेते हैं। शरीर श्रम केवल प्रतिष्ठा स्थापित कर संतोष नहीं मानता है। शरीर श्रम प्रतिष्ठा स्थापित कर संतोष नहीं मानता, मतलब शांति नहीं मानता। उससे हमारे दिल में प्रीति होनी चाहिए और उसको मतलब वो पाने के लिए हमारे दिल में क्या होनी चाहिए, प्रीति होनी चाहिए, उसके ऊपर लगा होना चाहिए। आज श्रमिक और कर्तव्य परायण नहीं रहा है। जो श्रमिक है वो कर्तव्य परायण, मतलब जो उसके कर्तव्य में वो परायण नहीं हो रहा है। और श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ाते उसी के साथ जिस श्रम का समाज को जिंदा रखने की क्षमता है, उस श्रम का सही मूल्य अगर श्रमिक जान लेगा तो देश की आर्थिक क्रांति होने से देर नहीं लगेगी। अगर वही मूल्य वह श्रमिक जान लेगा तो देश की क्रांति होने से दूर नहीं रही। गांधी जी ने श्रम और श्रमिक की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए रचनात्मक कार्य लोगों को चेतना माध्यम बनाया है। और जो गांधी जी उन्होंने क्या किया, श्रम और श्रमिक की प्रतिष्ठा करने के लिए लोगों को रचनात्मक कार्य बताया गया है। जैसे चेतना का माध्यम बनाया, उनकी माध्यम अनुसार हर एक को नित्य उत्पादक श्रम करना चाहिए। मतलब हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, नित्य मतलब रोज श्रम करना चाहिए। यह उन्होंने श्रम और श्रमिकता की प्रतिष्ठा कायम करने के लिए किया है। और जो गांधी जी उन्होंने यह श्रम और जो श्रमिकता है उसकी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए यह किया है। अब कुछ समय से जगत के सामने दया की जगह समता का विचार आया। मतलब जो जगत है, मतलब लोग है, उसके सामने जो दया है उसका मतलब समान अधिकार होना चाहिए, ऐसा विचार आया। यह विषमता कैसे दूर मतलब यह विषमता कैसे दूर हो, ये भी एक प्रश्न है। कभी कभी लोगों ने हिंसा का मार्ग ग्रहण किया, उसके अनेक बुराइयां निकली जो अब तक दूर न हो सकी। मतलब जो लोग हैं कुछ जो सही मार्ग, हिंसा का मार्ग मतलब क्या, सही मार्ग पे चुनते हैं, परंतु उससे क्या होती है, बुराइयां निकलती है। और कुछ ऐसी बुराइयां है कि जो अभी तक वो खत्म नहीं कर पाए हैं हिंसा का मार्ग अपनाकर। विषमता दूर करने के में कानून भी कुछ मदद देता है, परंतु कानून से मनोवांछित गुण को सद्भावना का विकास नहीं हो सकता। परंतु जो कानून है उसे मनोवांछित गुण का सद्भावना का जो विकास है वो नहीं हो सकता। महात्मा जी ने हमें जो अहिंसा विचारधारा दी है उससे प्रभाव का कुछ अनुभव भी हम कर चुके हैं। भारत की परंपरा ख्याल करते हुए संभव दिखता है विषमता प्रश्न बहुत कुछ हद तक अहिंसा का मार्ग से हल हो सकना संभव है। जो अहिंसा है मतलब हर एक व्यक्ति को न्याय मिलना, वो मतलब यहाँ पे आके वो मिलना क्या है, संभव है, मिल सकता है हर एक व्यक्ति को उसका अधिकार। इसके धनिकों को पूरा सहयोग मिलना चाहिए। और जो राजनीतिक स्वराज्य है प्रश्न काफ़ी हद तक अहिंसा के मार्ग में सुलझा, वैसे ही आर्थिक सामाजिक समता का प्रश्न भी भारत में अहिंसा के मार्ग पर सुलझेगा, ऐसी हम श्रद्धा रखें। और वैसे ही जैसे मतलब अहिंसा का मार्ग निकला, वैसे ही जो श्रमिक है और जो मतलब कष्ट करते हैं आर्थिक, उनको भी आर्थिक लाभ होगा, ऐसे हम मतलब आशा करते हैं और ऐसी हम श्रद्धा रखते हैं। तो आज हमने इस प्रकार जो हमारा श्रम साधना श्री कृष्णदास जाजू जी का पद्य है, निबंध है, वो हमने देखा। धन्यवाद।